नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है वो किसी भी तरह अपने पुराने इतिहास को दोहरा सके। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले सकारात्मक तौर पर खुद को मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, मीडिया और जनता के सवालों का जवाब आखिरकार कैसे दिया जाए, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पहले प्रदेश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर घेरा। फिर उसके बाद बीजापुर गेस्ट हाउस में मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों को चुनावी टिप्स भी दिए। का उत्साह देखकर मैं खुद उत्साहित हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है असली मुद्दों से ध्यान बटाने की, चुनावी संवाद को प्रदूषित करने की, उससे हम कैसे निपटें उस पर अच्छी चर्चा हुई, अच्छे सुझाव मिले और मुझे लगता है कि यहाँ से जब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा आश्वस्त होकर जा रहा हूँ। तो उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने इतिहास को दोहरा सके, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके और इसके लिए सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, मीडिया और जनता के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीनों का समय बचा है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके सत्ता पर काबिज हो सके। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है मिशन 2022 के मास्टर पवन की क्लास और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभिमन्यु कुमार जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। याकूब सिद्दीकी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। याकूब जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और संजय भट्ट आप पर वक्त है। संजय जी, आज की इस चर्चा में आपका सबसे पहले अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के सन 2022 की हम बात करते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जो है उत्तराखंड आए हुए हैं। उन्होंने जितने भी उनके प्रदेश के प्रवक्ता हैं उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखना है, किस तरीके से जन जन तक, लोगों तक कांग्रेस की आवाज को पहुंचाना है। वो परिवर्तन की राह देख रहे हैं और वो एक बीजेपी का मिथक तोड़ना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि हम 2022 रिपीट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं में एनर्जी भर के जा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के अंदर 500 चिकित्सक की पोस्ट वैकेंट है, 600 एएनएम की पोस्ट वैकेंट है, इस वक्त 250 फार्मेसिस्ट की पोस्ट वैकेंट है, जिसको बीजेपी भर नहीं पाई है। बीजेपी कहती है कि 51% से ऊपर हम इस बार वोट का परसेंटेज लेके आएंगे। इस सब चीज को साथ के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पे आने वाली है। अभिमन्यु जी और बताया जब हमारे देश की सबसे टाटा टाइम फॉर सर्वाइव रहने के लिए संघर्ष करना, उस समय ये उस और वो भी उसमें भी क्या है, ये रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। और आज की डेट में हमारे देश की आबादी 135 करोड़ से पार कर जा चुकी है। तो देश आजाद हुआ तब वो देश की आबादी थी केवल 35 करोड़ और प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के सबसे चमत्कारिक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 वर्ष वो प्रधानमंत्री है। क्या वो सबको सरकारी नौकरी दे पाए? उसके बाद इंदिरा जी आई, 16 वर्ष प्रधानमंत्री रही, वो सबको सरकारी नौकरी दे पाई। राजीव जी आए, 5 साल रहे, नौकरी दे पाए।
और उसके बाद भी 2004 से मैं नरसिम्हा राव की अगर छोड़ भी दूं तो 2004 से 2014 तक 10 साल तक तो राहुल गांधी सर्वे करवाते गवर्नमेंट के, रोज सरकारी नौकरी दे पाए, अगर दे पाए होते तो आज ये मुद्दा भी नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया लेता हूं, याकूब जी आपके पास आना चाहूंगा। याकूब जी, जिस तरीके से अभिमन्यु जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर हम बात करते हैं प्रदेश की, हम कहते हैं 500 यहां पे चिकित्सक की कमी है, 600 एएनएम की कमी है, 250 फार्मासिस्ट की कमी है। अभिमन्यु जी कहते हैं कि जब 17 साल जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने कोई जॉब नहीं दिया, बेरोजगारी दूर नहीं की, बेरोजगारी दूर नहीं की। राहुल गांधी चाहते तो वो भी बेरोजगारी दूर कर सकते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो यहां पे बड़े प्रश्न खड़े कर दिए उन्होंने। याकूब जी, काला साहब मुद्दे से भटक गए हम लोग। मुद्दे से इसलिए भटक गए थे कि बात हुई थी कि 2022 में प्रदेश में क्या किन किन हालात को लेकर हम मुद्दा नहीं है। आपने उस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना दिया। नेशनल मुद्दे के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ा मसाला है, बहुत बड़ा मसाला। अगर हम बोलना चाहेंगे अभिमन्यु साहब तो आप एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपने बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आप बात करिए ना। अगर नेशनल मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं, आप ये बताइए कि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे। अभिमन्यु जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। आप ये बताइए, आपने कहा कि महामारी हो रही थी और कांग्रेस के लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। महामारी नहीं थी क्या? जितना महामारी में हमने जनता के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर जनता के साथ खड़ी हुई है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष घर घर जाके, वार्ड वार्ड जाके उस आदमी ने लोगों को रिलीफ देने का काम किया है। पवन खेड़ा जी, आपकी जिंदगी, सॉरी माफ कीजिएगा अभिमन्यु जी, आपकी जिंदगी को जी रहे हो, आप कहां जी रहे हो महाराज? अगर आपने हमने, और रही बात बेरोजगारी की, पहाड़ के, आप तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप सोचिए, आप जो बोल रहे हैं ना कैमरे पर, ये पूरी जनता सुन रही है। बिल्कुल सुन रही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सुन रही है। उसकी प्रतिक्रिया के लिए आप तैयार रहिए। प्रतिक्रिया के लिए हम बैठे हैं ना, आपके पास यहाँ बैठे हैं ना। आपको ध्यान देना। दूसरी बात, आपने कहा बेरोजगारी, तो आपका धन्यवाद। हमारा साहब प्रदेश, ये पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में सारे के सारे लोग होटल इंडस्ट्री, तमाम जगह देश में काम करते हैं लोग। किस तरीके से हमारे लोग इस कोरोना काल में परेशान रहे, बताइए ना आपकी क्या पॉलिसी थी? भारतीय जनता पार्टी बताइए क्या पॉलिसी की? ले लेते हैं संजय भट्ट जी से, लौट के आता हूं आपके पास में। संजय भट्ट जी, अगर हम बात करते हैं पवन खेड़ा जी की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह भी कहा है कि 4000 प्राथमिक शिक्षा के पद यहां पे खाली हैं जो अभी तक भरे नहीं गए। 183 यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी के पद खाली हैं। इतने पद खाली हैं, उसके बावजूद भरे नहीं। चाहे कांग्रेस की बात करें हम, चाहे बीजेपी की बात करते हैं। आप आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन पर यहां पे ये भी खड़े हो रहे हैं कि आपकी पार्टी में लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। क्या कारण है संजय भट्ट? देखिए राकेश काला जी, पहले तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु जी ने रोजगार का सवाल उठाया और मेरे भाई याकूब सिद्दीकी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोरोना काल का समय का उठाया, प्रश्न उठाया। मैं तो इन दोनों लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया उनके अध्यक्ष ने, जो तत्कालीन अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, तो उन्हें अध्यक्ष पद से क्यों हटाया? और अगर इतना ज्यादा बेरोजगारी पे काम किया, रोजगार देने का काम किया, तो 23.4% उत्तराखंड की बेरोजगारी कैसे हुई और 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? प्रश्न ये है। और जहां तक बात की आपने आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है, आप देखिए गली गली में हमारे लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली केजरीवाल गारंटी कार्ड दे रहे हैं। मैं धर्मपुर विधानसभा से आता हूं काला जी, और धर्मपुर विधानसभा में ही 8 लोग समय विधानसभा के पद के लिए, यानी विधायक के पद के लिए आम आदमी पार्टी में दावेदार हैं। तो ये कहना अपने आप में गलत है कि लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है। कर्नल कोटियाल जी कहीं अफ्रीका से नहीं आ रखे हैं, वो उत्तराखंड के ही है, टिहरी के। बिल्कुल, ये भी प्रश्न और दे देता हूं आपने कहा कर्नल कोटियाल उत्तराखंड से ही है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष कहां से है? लौट के आता हूं संजय भट्ट जी आपके पास। एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, एक प्रश्न दे देता हूं, 30 सेकंड का जवाब। बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी में प्रभारी और सह प्रभारी जो होते हैं वो बाहर के होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी पार्टियों में
प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, ये भी मेरा नॉलेज पता है, प्रदेश अध्यक्ष कहां से? प्रदेश अध्यक्ष जी खटीमा के हैं, वो वही रहते हैं, वही उनका घर। चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी आपके पास में आता हूं। अभिमन्यु जी देखिए, पवन खेड़ा जी का कहना है कि 2016 के बाद पीसीएस की कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, सरकार महंगाई के नाम पर फेल है, सरकार रोजगार के नाम पे फेल है, सरकार भू जो कानून है उसको नहीं ला रही। अगर हम बात करते हैं पहाड़ों की बात करते हैं तो चकबंदी है, वहां पे भी सरकार फेल है। अभिमन्यु जी। हाँ, तो पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है आप उत्तराखंड की सरकार में है, वो तो कहते हैं मोदी सरकार ही फेल है। उनका तो क्या कि उनका तो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई इसमें बहुत दूर की कोई खोजने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जो उनके सर्वोच्च नेता है श्रीमान राहुल गांधी, 2014 में उनको उम्मीद थी कि वो ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जनता ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो स्वाभाविक रूप से अब उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत करनी शुरू की और ऐसी मेहनत की कि पूरे 5 साल जो उन्होंने रिगोरस मेहनत की और झूठ पर झूठ जो अभियान चलाए हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। 2019 का चुनाव आ गया, इस बार तो फिर उनको उम्मीद थी कि भैया फिर शायद उनका चांस आ जाए, वो इस भारत को स्वर्ग बना दे, लेकिन जनता ने इस बार और उल्टा कर दिया कि मोदी जी को पहले से भी ज्यादा सीट दे दी। तो वास्तव में उसके बाद तो पूरी तरह बौखला गए हैं। नाउ ही इज इन हरी। आपको ध्यान होगा 1996 की शायद बात है, जब केंद्र में ये जनता पार्टी की, जनता दल की ये गठजोड़ की सरकार थी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उसको बाहर कर दे रही थी। उससे उनके कांग्रेस अध्यक्ष थे श्रीराम केसरी, सीताराम केसरी, उन्होंने उस टाइम कहा था आई एम इन हरी। तो केसरी जी की आत्मा राहुल गांधी में घुस गई है और किसी न किसी प्रकार से मोदी को फेल, वो उनका बस चले तो कल को मोदी सरकार को गिराकर प्रधानमंत्री हो। इसलिए उनका सारा जो कैंपेन है और जो राहुल गांधी कांग्रेस में, मैं उसकी तारीफ करूंगा कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी एक बार उनके मुंह से कुछ निकला पूरी पार्टी उस लाइन पर चल देती है। तो पवन खेड़ा जी वहीं के ट्रेन है, अब वहां से केंद्र आए हैं इनको उसी लाइन पर ट्रेन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। याकूब जी आपके पास आना चाहूंगा। याकूब जी देखिए, बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। बीजेपी स्पष्ट तौर पे कहती है कि 51% से ऊपर हम इस वक्त जो वोट परसेंटेज लेके आएंगे, 60 से ऊपर सीटें लेके आएंगे। और वेदर रोड हमने बनाई है, 125 रेलवे ट्रैक पे हम लोग काम कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हम लेके आए, तो क्यों ना हम 2022 में इतना बड़ा मैंडेट ला सकते हैं। याकूब जी। राज्य सरकार की काला साहब एक उपलब्धि बता दें अभिमन्यु जी, मैं इनको यहाँ प्रणाम कर दूंगा आपके चरण। एक उपलब्धि, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपने कहा एक व्यक्ति को रोजगार इन 4.5 सालों में इतना हिटलर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दिया कि वो अपने विधायकों से नहीं मिल पा रहा था। विधायकों से तो छोड़िए, ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी थी आपके प्रदेश के अंदर। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को लेके आए, अब पुष्कर सिंह धामी जी को लेके आ गए, 3 तो आपने चीफ मिनिस्टर दे दिए। इस छोटे से न्यूली स्टेट को आप किस तरीके से आर्थिक बोझ के ऊपर डाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं इस प्रदेश से? इस प्रदेश ने आपको 54 का मैंडेट दिया था, इतना बड़ा बहुमत। मेरे तो समझ से परे है बात, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभिमन्यु जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं और ये डिबेट किस दिशा में जा रही है। मुझे एक बात का बेहद अफसोस है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो सपना हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के रूप में देखा था, इस प्रदेश को बनाने का जो काम हमने किया है, आज आपने सुबह का पेपर पढ़ा, अफसरशाही बेलगाम, गजब की बात। मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। एक भी काम जरा बता दें, आपके चैनल पे बैठे अभिमन्यु साहब, एक काम बता दें इनकी उपलब्धि का, तो मैं इनको प्रणाम कर दूंगा। यहाँ पे एज ए कांग्रेस नेता मैं इनको प्रणाम कर दूंगा। ये एक काम तो बता दें आपके चैनल पे कि ये काम हमने इन 4.5-5 सालों में क्या। ये बार बार राहुल गांधी का रोना रो रहे हैं। राहुल गांधी से इनको इतना भय है राहुल गांधी से। साहब राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं, अभिमन्यु साहब माफ करिएगा, वो उस परिवार से आते हैं जिनके वालिद मोहतरम, जिनकी दादी मोहतरमा, जिनके क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शहादत दी है इस देश को।
कुर्बान हुए हैं उस देश के खातिर। एक ही परिवार, अरे एक परिवार के आदत है। अभिमन्यु साहब, आप एक आदमी का नाम गिनाइए, एक आदमी का नाम गिनाइए, इसलिए तुम्हारी हालत है, एक आदमी का नाम गिनाइए, इसलिए आप तुम्हारी हमारी हालत में मत जाइए, हमारी हालत में। देखिए आप बहुत सीनियर आदमी है, मैं आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप बताइए ना, आप बताइए एक आगे कुछ नहीं नरेंद्र मोदी से लेके 7,32,000 लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े जब भी आजादी मिली। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, 47 एक नाम अभिमन्यु साहब, एक नाम तो बताइए, अरे एक नाम बताइए। अच्छा, आरएसएस संगठन के किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शहादत की होती है इसके अंदर। आप खाली इस देश को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इस देश को एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं कर पाओगे एंजॉय, नहीं कर पाओगे एंजॉय। आपकी आइडियोलॉजी का, आपकी आइडियोलॉजी का मुझे बताइए ना। मैं बहुत अच्छी तरीके से नेता थे, गजब की बात, उन्होंने बलिदान आप बार बार बलिदान दिया राहुल गांधी जी को बताइए ना। क्या आप कह रहे हैं ना, आपकी आइडियोलॉजी, एक परिवार, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी का एक नाम बता। अभिमन्यु साहब कभी आऊंगा, आप बताइए ना एक आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी का एक आदमी जिसने देश को आजाद करने में साथ दिया, बताइए ना। नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जलीली बात में लोग क्या जानते हैं आप? संजय भट्ट जी ले लेता हूं, बता रहा हूँ जी, भाषण लोग को जानते हैं। संजय भट्ट जी बलिदान दिया, संजय भट्ट, भगत सिंह ने बलिदान दिया। आपके पास संजय भट्ट जी, आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, फाउंडर मेंबर भी आप आम आदमी पार्टी के रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो होता है ग्रास रूट का, अगर आपको आदमी कहे तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो सडनली पैरासूट व्यक्ति आ जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप जैसे लोग अपेक्षित महसूस करते हैं कि जिंदगी भर आपने, अब देखिए लोग अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, अपना तो अपना जीवन ही दान कर दिया इस पार्टी के लिए, और वहां पे ग्रास रूट वाला व्यक्ति को टिकट ना मिलते हुए पैरासूट को मिल जाए तो कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे टिकट हो कि नहीं हो, ठीक है, मैं दावेदार हूं, मैं मांग रहा हूं पार्टी से टिकट, पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी वो मेरे काम को देखते हुए देगी, या मुझसे अच्छा होने उनकी पार्टी की नजर में कोई और होगा उसे देगी, वो हमारा सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या पिछले 20 साल से जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही, जिन्होंने 4 की जगह 11 मुख्यमंत्री दिए, उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, कांग्रेस की सरकार में भाजपा ने कहा 56 घोटाले कर दिए, कांग्रेस की सरकार आई तो फिर उसके बाद भाजपा की आई तो कांग्रेस ने कहा 65 घोटाले कर दिए, फिर स्टिंग सामने आए, किसी ने कहा मैं आंख मूंद लूंगा, किसी के परिवार के स्टिंग सामने आए, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ लूट। कोई एक आदमी भी जेल नहीं गया, किसी लुटेरे को बंद नहीं किया गया, सब अपना मलाई खाते हैं, फ्री की बिजली सारे विधायक लेते हैं और अपने घर बैठते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हो या किसी अन्य दल के हों, सभी को फ्री की बिजली मिलती है, फ्री सुविधाएं मिलती है। 11 मुख्यमंत्री अगर हमारे यहाँ हैं, 2 स्वर्गवासी हो गए, बाकी जो बचे हैं उन सबको पूरी सुविधाएं। आप अगर माचिस भी खरीदते हो, बच्चा एक टोकरी भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। ये पंखा चल रहा है तो बिजली के बिल में भी टैक्स है, रात दिन चलता है, उस पर भी टैक्स देता है, हर इंसान टैक्स देता है। तो फिर फ्री बिजली सिर्फ और सिर्फ किसको? विधायकों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को। क्यों? हमारा टिहरी डैम बना, उस समय वादा किया गया कि जब ये टिहरी डैम से जो विस्थापित हो रहे हैं जितने भी लोग, जिनके गांव घर संस्कृति सब नष्ट हो गई, उनको कहा गया कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन जब बंटवारा हुआ, अटल जी ने क्या दिया? 12% बिजली उत्तराखंड को, 12% बिजली उत्तराखंड को टिहरी डैम से, बाकी सब उत्तर प्रदेश के हवाले कर दी। ये कैसा बंटवारा? ये तो हमें हमारे साथ धोखा हुआ, बंटवारा थोड़ी ना हुआ, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उसके बाद जो हमें 10 साल तक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया? केंद्र में जब सरकार आई यूपीए 1, उन्होंने हमारा विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। दर्जा जब छीन लिया कांग्रेस की सरकार ने, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की सरकार ने जो बनाया उन्होंने भी घपला किया हमारे साथ, और जो विशेष राज्य का दर्जा मिला वो कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने हमसे छीन लिया। तो दोनों पार्टियों ने हमारे साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंडियत के साथ, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ, उत्तराखंड की माताओं बहनों के साथ, उत्तराखंड के शहीदों के साथ धोखा किया। बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिमन्यु जी देखिए, पवन खेड़ा का स्पष्ट तौर पे कहना है कि स्वरोजगार के लिए 3,917 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 590 लोगों को ही मंजूरी मिली है। यह बीजेपी की पॉलिसी है। दूसरा प्रश्न यह है
कि अगर हम स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी से लेके मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात करते हैं, कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अभिमन्यु जी, देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया और वाजिब बात है कि वास्तव में जो आपने कहा कि भाई 16 में इतने बनाए गए, इतने मिला, ये उसका एक पहलू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देश के सामने समस्याएं हैं, हम उसको डिनाई नहीं करते, इसलिए सरकार आती है। लेकिन समस्याओं का फौरी इलाज हो या परमानेंट इलाज, तो ये बेरोजगारी की समस्या है, उसका जो परमानेंट इलाज है, उसी तरह हमने कोरोना काल में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी, इसका मतलब समझना चाहिए। भारत, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसकी पहली ही शर्त ये होती है कि हर व्यक्ति के पास आजीविका चलाने लायक संसाधन हो, उसके पास अपना रोजगार हो, वो अपने परिवार को सस्टेन। अभिमन्यु साहब, उत्तराखंड तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में मृत्यु दर कोरोना काल में दूसरे नंबर पे रही पूरे देश में। और आपके प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने क्या कहा कि लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी शमशान घाट में। ये आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के बयान थे कि शमशान घाट पे लकड़ियों की कमी नहीं होने देगी। मतलब आपने सुविधाएं तो की नहीं पूरी, लेकिन आप लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के। तो ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड नहीं बनाया, इन्होंने आत्मनिर्भर उत्तराखंड बना दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस का जो शासन है पंजाब में, वहां रहा। एक ही बात जानना चाहता हूँ, कांग्रेस का शासन पंजाब में, वहां मृत्यु दर रहा एकदम पहले नंबर पर, भारत में दूसरे नंबर पर किसका रहा? उत्तराखंड का। इसमें कौन से काटे लगे हैं? दूसरे नंबर पर भारत में। ये लोग फेल है, विफल है। इन्होंने 30 साल में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को किया। आज भी हमारी माताएं बहनें डांडी कांडी पर उसके आती हैं और डांडी कांडी पे आती हैं, उनको प्रसव के लिए 15-15 किलोमीटर ले जाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? मृत्यु होगी। इन्होंने 3,500 स्कूल कर दोगे, क्या स्कूलिंग में दिया इन्होंने? ना सुविधा है सड़क, ना सुविधा, ना शिक्षा, कुछ दिया क्या उत्तराखंड पिछले 20 साल में घोषणा करने के अलावा? आप ये सोचिए ना, 12 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 8 मुख्यमंत्री, 1.5 साल एक मुख्यमंत्री का हिसाब। बिल्कुल, याकूब जी आपके पास आना चाहूंगा। याकूब जी देखिए, पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस का कहना है कि 68,000 करोड़ का कर्ज 2022 में लगभग हो जाएगा उत्तराखंड के ऊपर। प्रश्न ये भी उठता है कि उत्तराखंड बाल्यावस्था से निकल के युवावस्था में आ गया, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही। बीजेपी पे आपने आरोप लगाया कि कर्ज इतना बढ़ गया, सरकार आपकी भी थी, आप भी उस कर्ज को कम कर सकते थे, लेकिन क्या कारण रहा इन सब के बावजूद 2017 में उत्तराखंड की जनता ने, देवभूमि की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया? याकूब जी, जब मैंडेट दिया उसी की तो हम बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी? सवाल किससे होगा? सवाल उससे होगा जो सरकार में होगा। जवाबदेही तो इनकी बनती है ना जनाब। हमें क्या, हम तो हाशिए पे आ गए, 11 सीटें रही, 11 सीटों पे आके हमने संतोष कर लिया। सवाल तो इनसे होगा ना जनाब। सवाल तो इनसे होगा कि आर्थिक बोझ कैसे, किस तरीके से आज किस हालात में है उत्तराखंड। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं काला साहब, इस प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरीके से समझे। इनकी करनी कथनी वगैरह ये सब सारी की सारी प्रदेश की जनता टिकटिकी लगा के इनको देख रही है। आज जो युवा जो बेरोजगार है, वो उसने किस तरीके से दीवानगी के साथ इनको वोट किया। क्या दीवानगी की आपने देखा ना? तमाम लाइनें कतारें लगी थी उत्तराखंड के उन नौजवानों की और वो इनको वोट कर रहा था। आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो ये देख रहा है कि इस प्रदेश के अंदर कौन लोग सरकार, हमारी पहली सरकार 2002 की जो सरकार आई है, पंडित नरेंद्र तिवारी की जेरे कयादत में जो सरकार चली है, आज यही उसकी तारीफ करते हैं, यही तारीफ करते हैं कि तमाम लीडरान पंडित नरेंद्र तिवारी की तारीफें करते करते थकते नहीं है। तो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो न जाने क्यों आपकी मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी पर्सनली आपको क्या है? राहुल गांधी ऐसा कुछ नेता है, उनके इशारों पे चलते हैं, हम उनका तारीफ कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है जनाब। हमें देखिए, माफ कीजिएगा, और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द आप हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप अभी कह रहे हैं मिर्चे उस आदमी की लगती है जिसकी फटी होती है, हमारी कोई भी फटी आपकी है, आपकी फटी है इस वक्त। आपको जनता देख रही है
और आप माफ कीजिएगा, आप मेरे बड़े हैं इसलिए मैं कोई अपशब्द आपको बोलना नहीं चाहता। आपके यहाँ बता देगी जनता, आईना दिखा देगी आपको। अभी तो 2022 आ रहा है, आपसे पूछेगी सवाल, रोजगार पर सवाल पूछेगी। आप देखिए, आप इस प्रदेश को आपने इस प्रदेश मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस उत्तराखंड को बना जब उत्तराखंड तो 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज था, फिर 2 साल बीजेपी की सरकार रही, 2,000 करोड़ रुपए, लगभग 2,500 करोड़, 2,000 करोड़ और बड़ा 7,000 करोड़ का कर्ज हो गया। उसके बाद तिवारी जी आए, 5,000 करोड़ का और कर्ज हो गया, 12,000 करोड़ हो गया। फिर खंडूरी जी और निशंक जी आए, 25,000 करोड़ का कर्ज हो गया। फिर बहुगुणा जी और हमारे माननीय हरीश रावत जी आए, 43,500 का करोड़ हो गया। आज वो कर्ज 60,000 करोड़ का लगभग हो गया। पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हमें कर्ज में धकेला है। कर्जे में है, 6,000 करोड़ में ब्याज जा रहा है। देखिए, आपने निकाय चुनाव लड़ा था, परिणाम क्या आया 2018 में आप जानते हैं। राकेश जी, कांग्रेस और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टियों के बीच में आप अपनी दावेदारी कर रही है आम आदमी पार्टी। राकेश जी, लगता नहीं कि कहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। संजय भट्ट जी, देखिए पहले मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इतना कर्जा हो गया, दिल्ली में इनकी 7 साल से सरकार है। मुझे बस इतना ही बता दें, मैं कर्जे पूरी माफनी की बात कर रहा हूँ, वहां अगर कुछ कर्जा कम हुआ हो तो उसका चर्चा करो। बिल्कुल दोनों सवाल के जवाब दे देता हूँ, दोनों सवाल के जवाब दे देता हूँ। एक तो इन्होंने कहा दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो माइनस का, ऋण का, घाटे का बजट नहीं, फायदे का, प्लस का बजट है, प्लस का बजट है। और दूसरी बात जो आपका सवाल था, पहली बार ऐसा है कि उत्तराखंड में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। वो लोग यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु कुमार जी, याकूब सिद्दीकी जी, संजय भट्ट जी, आप तीनों ने आपकी चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा यहाँ के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं 2022 के मिशन को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।